हादसे के बाद मेरे देवर की पिराई चली गई, इसलिए अब उसके सारे काम मैं ही करती थी। शोहर जैसे ही काम पर जाता तो मैं किचन में काम करने में मसरूफ थी। मेरे देवर ने मुझे आवाज दी। मुझे पहले ही बहुत सारे काम थे, ऊपर से देवर की आवाज की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। हर रोज जिस वक्त वो उठता था मुझे उसके सारे काम करने पड़ते थे, इसलिए हर हाल में मुझे उसके कमरे में जाना ही था, भले घर के लाख काम मेरे लिए पड़े हों। मैं घर में अकेली औरत थी, इसलिए घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मगर मजाल है जो मेरा देवर मुझे कोई काम सही तरह से करने दे। वो मुझे लगातार आवाजें दे रहा था, इसलिए अब मैं गुस्से से अपने देवर के कमरे में गई। घर के कामों के साथ साथ मुझे अपने देवर के काम भी करने पड़ते थे। उसका हर काम मैं अपने हाथों से करती थी। घर में शोहर और उसके भाई के अलावा कोई भी तीसरा फर्द मौजूद नहीं था, इसलिए मैं देवर के नबीना होने की वजह से पूरे घर में लापरवाही से घूमती थी। गहरे गले वाले लिबास पहनती थी और सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती थी। मैं अपने देवर के कमरे में बिना दुपट्टे के ही चली जाती थी। मैंने सोचा कि वो तो नबीना है, वो कौन सा मुझे देख सकता है। इस बार भी मैं बिना दुपट्टे के देवर के कमरे में गई और जल्दी से उसके काम करने लगी, ताकि फिर यहाँ से फारिग होकर मैं अपने घर के काम कर सकूं। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में गुम जब अपने देवर के करीब गई थी, इसी दौरान उसने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो मेरे जिस्म के मखसूस हिस्से को टच हुआ। मैं यकदम करंट खाकर उससे दूर हो गई और वो भी मुझसे कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ खड़ी हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फौरन से अपने कमरे में आ गई। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो तो अंधा है, उसको क्या खबर कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं बिन बुलाए देवर के कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि फटाफट जाकर देवर के सारे काम कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए मुझे भी नहा धोकर कपड़े चेंज करने थे। इसलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ही मैं साफ सुथरी होकर रेडी हो जाऊंगी। खैर, ये तो अब मेरी रोज की ड्यूटी में शामिल हो चुका था कि मैं घर के काम भी करती थी और अपने देवर के भी काम करती थी। जिस दिन जरा सी भी देर हो जाती तो मेरा देवर आवाजें दे देकर मेरे कान पका देता, और जब तक मैं वो सारे काम छोड़कर उसके काम ना करती थी तब तक वो मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाता रहता। इसी सिलसिले में कभी कभी उसका हाथ मेरे जिस्म को टच हो जाता, जो कि गलती से होता था, इसलिए मैंने कभी उस पर इतना गौर नहीं किया था और यही सोचकर अपने ख्याल को झटक देती कि वो तो बेचारा नबीना है, उसको क्या पता मैं कहाँ खड़ी हूँ और कहाँ नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा देवर ये गलती रोज रोज करने लगा था, लेकिन मैंने कभी भी अपने शौहर से ये बात नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरा शौहर मुझ पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन ऐसे ही मैं देवर के काम करने के लिए उसके कमरे में गई। मैं जैसे ही उसकी चारपाई के नजदीक पानी का ग्लास रखने लगी तो उसने उसी तरह मुझे हाथ मारा। वो सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे जिस्म के मखसूस हिस्से वाज़िह होने लगे। फिर मेरे देवर ने मुझे पकड़ लिया और पूरे 6 घंटे मेरे साथ। मैं ईदी सेंटर में पैदा हुई थी, मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे वालिदैन कौन हैं। मैंने अपना बचपन ईदी सेंटर में गुजारा। मैंने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में देखी। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 12 साल थी। मुझे मेरे माँ बाप का कुछ नहीं पता था, मेरे लाड उठाने वाला कोई भी नहीं था। जब मैं दूसरे बच्चों को देखती तो मेरा दिल आहें भरता था। मेरा भी दिल करता था कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाऊं और खेलूं कूदूं, लेकिन मैंने सारी जिंदगी महरूमियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। बेशक माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं होता। फिर एक दिन एक साहब अपनी बीवी के साथ आए और सबके सामने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ ले गए। मैं इसी गलत फहमी में थी कि मुझे नए माँ बाप मिल गए हैं, अब मेरी सारी महरूमियां दूर हो जाएंगी। मगर घर में लाकर उन्होंने मुझे सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। वो मुझसे घर के सारे काम करवाते थे और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते थे और अपने बच्चों के पुराने कपड़े। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, मगर तुम यहाँ सिर्फ हमारे घर के काम करोगी। मुझे इन पर बहुत हैरानगी हो रही थी कि वहाँ ईदी सेंटर से मुझे ये अडॉप्ट करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन घर में लाकर इन्होंने मुझे मुफ्त की नौकरानी रख लिया था और इनके बच्चे भी थे। ये अमीर लोगों का घर में मुफ्त की नौकरानी रखने का नया तरीका वारदात था। अक्सर औकात उनके रिश्तेदार आकर पूछते थे कि ये बच्ची कौन है, लेकिन ये यही बताते थे कि इसके माँ बाप इसे यहाँ छोड़कर हमारे पास गए हैं, हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं और इसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मेरी जिंदगी और ज्यादा अजाब हो चुकी थी। वहाँ ईदी सेंटर में रहकर मैं दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गई थी और वहाँ पर मेरी दोस्त भी थी, लेकिन यहाँ पर मैं सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मालिक के घर में मुझे तभी जाने की इजाजत होती थी जब उन्होंने मुझसे सफाई करवानी होती थी। वो मुझे अपने बच्चों से भी नहीं बात करने देते थे और अपने बच्चों को कहा करते थे कि गरीबों से दोस्ती नहीं करते। इस घर में आकर मेरा बहुत इस्तेहसाल हो रहा था। मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही थी। मुझे फालतू सामान की तरह कोने में फेंक दिया गया था। फिर एक दिन मालिक के रिश्तेदार आए और कहने लगे, ये बच्ची बहुत मासूम है, इसे किसी स्कूल में दाखिला करवा दो, बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। मालिक के दिल में शायद रहम आ गया और उसने मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं स्कूल में खूब दिल लगाकर पढ़ती थी। साल के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैंने मालिक के बच्चों से भी ज्यादा नंबर हासिल किए हैं।
तो मालिक की बीवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि हमारे बच्चों को नीचा कैसे ये दिखा सकती है, एक नौकरानी के हमारे बच्चों से ज्यादा नंबर्स कैसे आ सकते हैं। हमारे बच्चे महंगे स्कूलों में जाते हैं और एकेडमियां भी पढ़ते हैं, हम इतनी बारी उनकी फीसें अदा करते हैं और ये सिर्फ स्कूल जाती है और वो भी गवर्नमेंट के, फिर भी इसके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। मालकिन ने मुझ पर बहुत गुस्सा निकाला। उसने मुझसे घर के सारे काम करवाए, जानबूझकर कोई ना कोई काम ढूंढ कर ले आती और मुझ मासूम जान से करवाती। पूरा दिन उसने मुझे भूखा रखा और उसने यहाँ तक कोशिश की कि वो मेरा स्कूल जाना ही बंद करवा दे, लेकिन फिर अगर उनके रिश्तेदार पूछते तो वो उनको क्या जवाब देते। इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से ना हटाया, लेकिन अब मेरे काम बढ़ा दिए थे। मैं जब भी स्कूल से वापस आती तो वो मेरे लिए इतने काम इकट्ठे करके रख देते कि मुझे पढ़ने की फुर्सत ना मिलती। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो उनके बच्चों से मेरे नंबर्स भी कम आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगी, जिसके बाद वो मुझे स्कूल से हटा लेंगे और इस तरह उन्हें बहाना भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं जैसे ही स्कूल से आती तो मालकिन जितने भी काम मेरे सामने रखती मैं फौरन से सारे काम कर देती। मुझे खाने तक का होश नहीं था। सारे काम करके जब मैं क्वार्टर में वापस जाती तो सबसे पहले जाके स्कूल का सबक याद करती और फिर रात को खाना खाकर सोती। मालकिन को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं रात को लेट नाइट तक जाकर पढ़ती हूँ, इसलिए वो अपने तौर पर मुतमईन थे और वो इसी इंतजार में थे कि कब मैं फेल होती हूँ और वो मुझे घर में बिठा लेंगे और अगर कोई पूछे तो ये कह देंगे कि ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसलिए हमने स्कूल छुड़वा दिया है। लेकिन जब हमारे पेपर्स करीब आए तो मैंने पूरी रात जाकर पढ़ाई की और इस दफा मेरे पहले से भी ज्यादा नंबर्स आए। इलाके भर में मैंने टॉप किया था और मालकिन के बच्चे बमुश्किल पास हुए थे। मालिक के सारे रिश्तेदार हमारे घर आए और मुझे बहुत अप्रिशिएट करने लगे कि एक काम करने वाली नौकरानी इतनी लायक और काबिल कैसे हो सकती है। वो अपने बच्चों को ये कह रहे थे कि बेटा इसकी तरह मेहनत करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन मालकिन के बच्चे मुझे देखकर हसद करने लगे और मालकिन की नफरत मेरे लिए मजीद बढ़ गई थी। मालकिन बिल्कुल आग बगोला हो चुकी थी। उसने मेरे ऊपर और ज्यादा कामों का बोझ डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हर साल इसी तरह पास होती रही और मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली, लेकिन उनके बच्चे फेल होते रहे। इस बात में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो मालकिन के बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी और उनके साथ मिलकर पढ़ना चाहती थी और पढ़ाई में उनकी मदद करना चाहती थी। लेकिन मालकिन तो मुझे उनसे बात तक नहीं करने देती थी। वो मुझे नीच जात का समझती थी। उनके फेल होने में मेरा कोई हाथ नहीं था और मेरा रिजल्ट अच्छा आने में खुदा की मर्जी थी। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन मालकिन के बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहते या फिर मोबाइल पर टिकटॉक देखते रहते, जिसकी वजह से वो नाकाम रहे। लेकिन मालकिन इन सब का जिम्मेदार मुझे ही ठहराती और मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म करती। मैं आगे भी मजीद पढ़ना चाहती थी और मेरा इरादा कॉलेज में दाखिला लेने का था, लेकिन मालकिन ने बीमार होने का बहाना बना लिया। सारा दिन मुझसे अपनी खिदमत करवाती और मुझे घर से बाहर ना जाने देती। इसी वजह से मैं कॉलेज दाखिला लेने के लिए बाहर ना जा सकी और मेरा सारा वक्त जाया हो गया और मेरी पढ़ाई वहीं पर रुक गई। खैर मेरे लिए यह भी गनीमत था कि मैंने इतनी गुर्बत में रहकर भी 10 क्लासें पास कर ली थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हम जवान हो गए। अब मालकिन अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने लगी। मालकिन का एक बेटा मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन मालकिन के बेटे ने मालकिन से कहा, मालकिन मुझे सना बहुत प्यारी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मालकिन ने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम एक नीच जात की नौकरानी से शादी करने की बात कैसे कर सकते हो? यकीनन उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा ताकि वो हमारी दौलत और इस घर पर कब्जा कर सके और जिस घर में वो नौकरानी है उस घर की मालिक बन जाए। मालकिन ने मुझे पास बुलाया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। मालकिन मुझसे कहने लगी कि तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे पर आंख रखते हुए? लेकिन मुझे किसी बात की खबर नहीं थी। मैं कस्में खाने लगी कि मालकिन मुझे किसी बात की खबर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मालकिन ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रोने लगी। मैं ये सोचने लगी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। मालकिन ने घर के अंदर मेरा दाखिला बंद कर दिया। शाम को जब मालिक आए तो मालकिन ने उनके कान भी भर दिए। मालिक ने भी खूब मेरी बेइज्जती की और कहने लगे कि मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था। ये सुनकर मुझे उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं उनसे कहने लगी, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। आप मुझे वहां से धोखे से लेकर आए थे। आप मुझे वहां से अडॉप्ट करने के बहाने लेकर आए। सारी जिंदगी मेरे दिल में यही रहा कि मेरे भी माँ बाप होंगे, मेरे भी बहन भाई होंगे। जब आप मुझे वहां से लेकर आए तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि मुझे माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर लाकर नौकरानी बना लिया। आपने ईदी सेंटर वालों से भी झूठ बोला और मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म किए। छोटी सी उम्र में मुझसे इतने ज्यादा काम लिए कि मैं बीमारी में भी काम किया करती थी। मुझे खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। आपने कभी मुझे अपने बच्चों से बात तक नहीं करने दी। मैं उन्हें अपना बहन भाई समझने लगी थी, लेकिन आपने मुझे उनसे दूर रखा। मैं स्कूल जाने लगी
आपके बच्चों के नंबर्स मुझसे ज्यादा नहीं आए तो आपने इसका कसूरवार मुझे ही ठहरा दिया। इस घर में कुछ भी गलत होता तो उसका कसूरवार मुझे ही ठहराया जाता था। फिर आपने मेरा स्कूल बंद करवा दिया, मुझे कभी कपड़े नहीं लेकर दिए। आप हमेशा मुझे अपनी बेटियों के उतरे हुए कपड़े ही पहनाते थे। लोग नौकरों को तनख्वाह पर रखते हैं, लेकिन आपने कभी मुझे तनख्वाह नहीं दी। पिछले 8 साल से मैं आपके घर में नौकरानी की हैसियत से रह रही हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वो भी गवर्नमेंट का था, वहाँ भी कोई फीस नहीं थी। इसके बाद आपने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। इन 8-10 सालों में आपने मुझे दिया ही क्या है, सिवाय तानों, गालियों और मार धाड़ के। आज आपके बेटे ने रिश्ते की बात की और उससे मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसकी मुझे खबर तक नहीं। और आज आप इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा रहे हैं। आपने मुझे क्या दिया है सिवाय एक छत के। इसके बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझसे माफी मांगने लगा, लेकिन मालिक भी बेबस था। उसकी घर में एक नहीं चलती थी। सारी प्रॉपर्टी कारोबार मालकिन धोखे से अपने नाम करवा चुकी थी, इसलिए मालिक कुछ नहीं कर सकता था। वो भी अपनी बीवी के आगे बेबस था। इसके बाद मालकिन ने एक और नौकरानी को रख लिया और मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन मालिक ने इसरार किया। वो अपनी बीवी से कहने लगे, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं आज सिर्फ तुमसे एक मुतालबा कर रहा हूँ कि इस बच्ची को मैं ही इस घर में लेकर आया था, इसलिए इसकी शादी इसी घर से होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम अपने बेटे से उसकी शादी नहीं करोगी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तो हो ही सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो यहीं से ब्याह कर दूसरे घर जाए। मालकिन ने मालिक की यह बात मान ली। मालिक ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश किया और बगैर किसी झगड़े और फसाद के मुझे इस घर से रुखसत कर दिया। मैंने जब ससुराल में कदम रखा तो वहाँ पर शौहर और उसके अंधे भाई के अलावा घर में कोई नहीं था। मैंने अपनी पहली जिंदगी इतनी मुश्किलात में गुजारी थी। इस घर में मैं अकेली ही औरत थी, इसलिए मैंने पहले दिन से ही घर के सारे काम संभाल लिए। मुझे कामों से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी काम ही किया था, और वो भी बिना किसी सिले के। मैंने ठान ली थी कि इस घर को बनाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, इसलिए मैंने इस घर का हर काम किया, शोहर की भी खिदमत की और अंधे देवर का भी सहारा बनी। मेरे शोहर ने जब मुझे खुद ही घर के सारे काम संभालते हुए देखा तो वो मुझसे बहुत खुश हुए और कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी समझदार निकलोगी। शोहर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जिंदगी में पहली बार कामों पर मेरी किसी ने तारीफ की थी। मैंने सोचा कि मैं और ज्यादा दिल लगाकर काम करूंगी। मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था और मेरी सारी महरूमियां भी दूर हो रही थी। मेरे शोहर की जॉब अच्छी थी और वो जो भी कमाते लाकर मेरे हाथ पर रखते। यहाँ पर मेरी सारी जरूरियात पूरी हो रही थी। मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अच्छा खाना मिल रहा था, मैं तैयार भी हो लेती थी। मैं मेकअप के लिए पार्लर भी जाया करती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं था। इस घर में आकर ही तो मुझे सुकून मिला था। एक जहन्नम से मेरी जान छूटी थी, इसलिए मैं सारे काम खुश उसलूबी से कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ मुझे एक काम से मुश्किल पेश आती थी और वो थी अपने अंधे देवर को संभालना। मैं हर रोज उसके सारे काम करती थी। एक दिन यूं ही मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे गलती से टच कर दिया। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ खड़ी हैं। लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गई और वहाँ कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि मेरा देवर अंधा है, शायद गलती से ऐसे हो गया होगा, लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा। मेरे देवर ने 2-4 बार ऐसी गलती की तो मुझे डर लगने लगा। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरा देवर जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं अपने शौहर को कैसे बताती कि उनका भाई मेरे साथ क्या कर रहा है। उनकी नजर में तो उनके भाई से ज्यादा शरीफ कोई नहीं था, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। मैं कोई बात नहीं कर सकती थी। मेरा तो पीछे कोई घर भी नहीं था जो मैं यहाँ से नाराज होकर अपने घर जा सकती, इसलिए ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन इतवार को मैं अपने देवर के कमरे में खाना देने गई। मैं उसको सहारा देकर उठाने लगी कि उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया। मैं इस अचानक हरकत पर बुखला उठी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती या अपने शोहर को पुकार दी कि मेरे देवर ने सारी हदें पार कर दी और मेरी इज्जत को तार तार कर डाला। मैं जब वहाँ से लुटी पुटी अपने कमरे में आई तो मेरा शोहर वहाँ पर मौजूद था। आज संडे का दिन था, इसलिए उसे छुट्टी थी। मुझे इस हालत में देखकर वो कहने लगा, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। उन्होंने ही मुझे ही बुरा भला कहा और कहने लगे कि न जाने शादी से पहले तुम्हारे साथ किसके साथ ताल्लुकात थे और अब मेरे भाई का अंधेपन से फायदा उठाकर ये सब हरकतें कर रही हो। मैंने अपने शोहर को बहुत बताया और अपने हक में बहुत सफाइयाँ दी, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी। मैंने अपने शोहर को बहुत सफाइयाँ दी और उनको बहुत बताने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ सुनते उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शोहर की बहुत मिन्नतें की, मगर उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती चिल्लाती रही, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। इसके बाद मैं वापस मालकिन के घर गई। वहां पर जाकर मुझे पता चला कि मालिक की मौत हो चुकी है। मालिक जिंदा होते थे शायद मुझे वो आज फिर रुकरानी रख लेते। मालकिन ने मुझे देखते ही घर से निकाल दिया और कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। आज मैं फिर से बेसहारा होकर वापस एडी सेंटर में आ चुकी हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं लावारिस हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी महरूमियों में गुजारी है। महरूमियों तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब मैं अपनी बकिया जिंदगी जिल्लत के साथ गुजारने पर मजबूर हूँ। मैं बेकसूर होकर भी रुसवा हो गई। सच ही कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता।